तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, औपनिवेशिक शहर के रूप में मुंबई शहर के विकास की समीक्षा करें। यानी मुंबई जो शहर है, आज जो मुंबई इतना बड़ा शहर बन चुका है, इसका विकास कैसे हुआ, मुंबई शहर इतना बड़ा मुंबई शहर बना कैसे, इसी के विकास के बारे में हमें समीक्षा करना है, बताना है। यहाँ पे मुंबई को औपनिवेशिक जो है शहर के रूप में माना गया है। औपनिवेशिक मतलब देखिए, जब किसी शहर या देश को कोई शक्तिशाली देश अपने अंडर में ले लेगा तो उसको औपनिवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपनिवेश बोलेंगे। तो मुंबई, जब हम लोग ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे तो मुंबई भी औपनिवेशिक शहर था। मुंबई किसका उपनिवेश था? ब्रिटिश का, अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेश था। तो हमें उसी टाइम के बारे में बताना है कि उस समय मुंबई का विकास कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे 19वीं शताब्दी के अंत तक, 19वीं शताब्दी हम कब से कब बोलते हैं? देखिए 19वीं शताब्दी मतलब 1801 से 1900, यानी इस 100 साल के अवधि को, समय को 19वीं शताब्दी बोलेंगे। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक, तो अंत मतलब 1890 1899 के आसपास तक मुंबई का फैलाव तेजी गति से हुआ था। यानी मुंबई का फैलाव तेजी गति से हुआ था। तो कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के अंत तक। 19वीं शताब्दी के अंत तक मुंबई का फैलाव तेजी गति से हुआ था। आगे बोला कि प्रारंभ में, यानी शुरुआती में मुंबई 7 टापुओं का शहर था। यानी आपका जो मुंबई था वो 7 टापुओं में बटा हुआ था। यानी वो 7 टापू मिलाकर के एक मुंबई शहर बनता था। ठीक है, बना था। अब टापू क्या होता है? देखिए, टापू हम उस स्थान को बोलेंगे, उस जमीन को बोलेंगे जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तो ऐसे कितने टापू थे? 7 टापू थे, उसी को मिला करके मुंबई बना था। अब आगे देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों की जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या बढ़ी, तो इन टापू को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया। यानी मुंबई जो 7 टापुओं में बटा हुआ था, जब जनसंख्या बढ़ा तो इन टापुओं को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। इससे एक बड़ा शहर का निर्माण हुआ जिसे हम मुंबई कहते हैं। जब इन 7 टापुओं को मिला तो एक बड़ा शहर का निर्माण हुआ जिसे आज हम क्या बोलते हैं? मुंबई कहते हैं। अगर देखिए, मुंबई में एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण, मुंबई में एक प्रमुख मेन बंदरगाह है। देखिए, बंदरगाह हम उस स्थान को बोलेंगे, समुद्र के किनारे वह स्थान जहां आकर के जहाज रुके। यानी जहां जहाजों पर लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, जहाज आकर के समुद्र के किनारे जहां रुकता है उसको बंदरगाह बोलेंगे। तो मुंबई में एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी इंटरनेशनल व्यापार, बिजनेस का केंद्र रहा है। देखिए, जब मुंबई में जो बंदरगाह है, यहां विदेश से वस्तुएं आकर के उतरता है और अपने देश से हम इसी बंदरगाह से वस्तुओं को विदेश में भेजते हैं। तो स्पष्ट है कि इस बंदरगाह के कारण ही जो है मुंबई जो है एक अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो व्यापार का क्या बन गया है? केंद्र रहा है। आगे देखिए, इस बंदरगाह से, यानी ये जो प्रमुख बंदरगाह है, इस बंदरगाह से कपास, अफीम एवं अन्य कच्चे माल को अन्य जगहों पर भारी मात्रा में भेजा जाता था। यानी जो मुंबई में जो बंदरगाह था, इस बंदरगाह से हम किसी दूसरे देश में कपास को भेजते थे, अफीम को भेजते थे, किसी कच्चे और भी मालों को भेजते थे, काफ़ी बड़ी मात्रा में भेजते थे। इसलिए तो यहाँ पे कहा गया है कि मुंबई जो है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना था, यही बंदरगाह के कारण। आगे हमें कहा गया है, देखिए, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप, इसके रिजल्ट स्वरूप यहाँ 3
यहाँ भी 3 वर्गों का उदय हुआ। यानी औद्योगिकरण के बाद, औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योग कल कारखानों का स्थापना करना। तो औद्योगिकरण के पश्चात जो है ना हमारा समाज 3 वर्गों में बटा। पहला है पूंजीपति वर्ग, यानी इन उद्योगों के जो मालिक होते थे उसको पूंजीपति बोलते हैं, उसको उद्योगपति बोलते हैं। तो वो उद्योगपति बना जो उद्योग चला रहे थे, कल कारखाने चला रहे थे। मध्यम वर्ग मतलब सेवा करने वाला वर्ग, जैसे इसमें आ जाएगा शिक्षक, वकील, डॉक्टर। तीसरा है मजदूर वर्ग, इन कल कारखानों में काम करने के लिए जो आए उसको मजदूर वर्ग बोलेंगे। आगे बोला कि 1800 ईस्वी के आसपास मुंबई 2 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 2 भागों में बटा हुआ था। जब हम लोग गुलाम थे उस समय जो है मुंबई 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग में नेटिव रहते थे, नेटिव मतलब हम लोग रहते थे, और दूसरे भाग में यूरोपीय मतलब यूरोप के लोग, यानी ब्रिटिश के लोग, अंग्रेज लोग यानी गोरे लोग रहते थे। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।